तो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में पॉलिटेक्निक की किताब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पहला चैप्टर। बाकी चैप्टर आपको रिवाइज अगले नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले चैप्टर को, जिसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ वोल्टेज दिए होते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो, जैसे कि पहला लो वोल्टेज, दूसरा है मीडियम वोल्टेज, है हाई वोल्टेज, है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक है सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। देखिए, लो वोल्टेज जो होता है, लो वोल्टेज की रेंज होती है 250 वोल्टेज से नीचे। जितना भी 250 वोल्टेज से नीचे वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। अब देखिए, मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज जो होता है 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 650 के बीच में। हाई वोल्टेज जो आता है वह 650 से लेकर 650 वोल्ट से लेकर 33 केवी के बीच में आता है। जो 650 वोल्ट से लेकर 33 केवी की वोल्टेज रखी जाती है उसको हाई वोल्टेज बोला जाता है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होती है वह 33 केवी से लेकर 132 केवी तक होती है। कितनी होती है? 132 केवी तक होती है। और सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो 132 केवी से अबव होती है जितनी भी, उसे सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, जैसे कि 132 केवी जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड वोल्टेज। जो स्टैंडर्ड बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वोल्टेज की, जिनको ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करा जाता है, उन्हीं वोल्टेज को स्टैंडर्ड वोल्टेज बोला जाता है। करा किस किस को जाता है? देखो, इस समय काम जो चल रहा है भारत पर लगभग 1200 केवी पर चल रहा है, 1265 केवी, लेकिन यूज हो रही है 765 केवी। पहले से चल रही है 800 केवी, उससे नीचे 400 केवी। ये स्टैंडर्ड है। एक होती है हमारे पास 220 केवी, एक 66 केवी, 132 केवी भी होती है, 11 केवी। ये सारी की सारी क्या है? स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं। और मैं यदि यहाँ से लिखूँ तो 1.1 केवी भी लिख सकता हूँ मैं, 6.6 केवी की भी वोल्टेज आती है। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड वोल्टेज। और 0.415 केवी लिख के दे तो ध्यान रखना ये भी स्टैंडर्ड वोल्टेज है। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती है वह यही होती है। 415 को बिना उसके लिखोगे तो 415 हो जाएगी, लेकिन 415 की जगह यदि कभी 230 लिखा मिले तो ध्यान रखना ये कंज्यूमर वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है? कंज्यूमर। मैं लिखूं यदि यहाँ पर, देखो 415 स्टैंडर्ड वोल्टेज है, लेकिन यदि वो लिख दे कितना, 230 वोल्ट, तो ध्यान रखना ये कंज्यूमर वोल्टेज है। कौन सी है? कंज्यूमर वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है ये भाई? कंज्यूमर वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है?
कंज्यूमर वोल्टेज, तो ये वोल्टेज का क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है। लो वोल्टेज 250 से नीचे की है, मीडियम वोल्टेज है 250 से 600 के बीच में, हाई वोल्टेज है 650 से लेकर 33 केवी, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 33 केवी से 132 केवी, और सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 132 केवी। स्टैंडर्ड जो होती है वो होती है 1265। ये है स्टैंडर्ड वोल्टेज जो भारत के अंदर यूज करी जा रही है इस समय। ये तो अभी इस पर काम चल रहा है, ये यूज हो रही है, ये भी यूज हो रही है 800 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 66 केवी, 132 केवी और 11 केवी, और 1.1 केवी, 6.6 केवी भी होती है, 3.3 केवी भी होती है, 0.415 केवी भी होती है। तो एक सिंगल लेआउट डायग्राम बनाते हैं जो भारत में हमारे पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंटेशन देता है। देखो कैसे होगा। ये समझ लिए कि भारत में जो जनरेटिंग वोल्टेज है, भारत की, इंडिया की जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 11 केवी। ये आपको याद रखना है, भारत में जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी है, 11 केवी। अब देखो 11 केवी से चलते हैं हम, कैसे कैसे ट्रांसमिशन होती है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये मान लीजिए क्या है, सब स्टेशन है जहाँ पर 11 केवी की ट्रांसमिशन लाइन चल रही है। ये है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, ये वो सब स्टेशन है जहाँ पर ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप करा जा रहा है। अब उसके बाद ये हमारे पास दूसरी वह सब स्टेशन है जहाँ पर ट्रांसमिशन के बाद वोल्टेज को स्टेप डाउन करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है, स्टेप डाउन करा जा रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एक और सब स्टेशन है जो उसी ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या कर रहा है, फिर दोबारा स्टेप डाउन कर रहा है। ये मैं सब ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, वरना रूट फिगर रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर के लिए। देखो भारत में जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है, ये है जनरेटिंग स्टेशन, ये कितनी है, जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पर वोल्टेज है 11 केवी, कितनी है, 11 केवी। इसके प्राइमरी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये स्टेप अप, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। यहाँ पर प्राइमरी में जो वोल्टेज है मान 11 केवी है, सेकेंडरी में स्टेप अप होने के बाद वोल्टेज बनेगी 400 केवी। कितनी बनेगी, 400 केवी बनेगी। तो 400 केवी ये हो गया। ये है हमारे पास प्राइमरी सब स्टेशन। क्या है ये, प्राइमरी सब स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोला जाता है, या प्राइमरी बोल सकता हूँ मैं, प्राइमरी, शॉर्ट में लिख लीजिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये है मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ये है मेरे पास है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। इस पर जो वोल्टेज है 400 केवी, इस सब स्टेशन की प्राइमरी वोल्टेज जो है 400 केवी है। इसकी जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो है 33 केवी। कितनी है, 33 केवी। ये सीधा ध्यान रखना, 400 से ट्रांसफर करता है 33 केवी में। ये प्राइमरी माइंड, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, या फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये है प्राइमरी ट्रांसमिशन,
अब ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इस पर वोल्टेज कितनी है 33 केवी। यहाँ पर ये है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये है मेरे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये है मेरे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसकी सेकेंडरी पर कितनी वोल्टेज है 33, तो इसकी प्राइमरी पर कितनी होगी 33 केवी, इसकी सेकेंडरी पर कितनी होगी 11 केवी। याद रखना है ये क्या है सब स्टेशन है, ये प्राइमरी सब स्टेशन है, ये सेकेंडरी सब स्टेशन है, लेकिन ये है ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। कौन सा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इसको बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अब जरा देखो इस पर कितनी वोल्टेज है मेरे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्राइमरी पर मिलती है मुझे 11 केवी और इसकी सेकेंडरी पर जो मिलती है, सेकेंडरी पर मिलती है मुझे 415 वोल्ट। कितनी मिलती है 415 वोल्ट। तो याद रखना है ये भी स्टेप अप, देखो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा है स्टेप अप, बाकी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टेप डाउन, ये भी किसका यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो ये मेरे पास हो गई है, मैं यदि यहाँ को एक ट्रांसमिशन ऐसे लाइन दिखा दूं और एक्स्ट्रा, ठीक, तो ये होता है हमारे पास एक लेआउट जिसका हम यूज करते हैं। बस आपको याद रखना है कि जनरेटिंग वोल्टेज हमारे पास कितनी है 11 केवी, जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है 11 केवी, 11 केवी। और जनरेट प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन की प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल में कि बताइए जो फीडर होता है वो सेकेंडरी, जो हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है उसमें कितनी पावर फीड करता है, कितनी वोल्टेज फीड करता है, तो कितनी करता है 400 केवी की वोल्टेज को फीड करता है। बाकी और भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बस इतना ही कि ये हमारे पास ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। किसकी प्राइमरी पर कितना वोल्टेज होता है और कहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करा है, कहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करा गया है। तो बात करते हैं वोल्टेज लिमिटेशन की। वोल्टेज लिमिटेशन क्या होती है, देखो वोल्टेज लिमिटेशन वह वोल्टेज होती है जो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या कंज्यूमर है, उसके आउटपुट पर कितनी वोल्टेज अप या डाउन करा जा सकता है, कितनी करा जा सकता है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। देखो वोल्टेज लिमिट, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज लिमिट, वोल्टेज लिमिट, पहली बात तो ये याद रखिए वोल्टेज लिमिट का जो कंसेप्शन दिया गया है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 में दिया गया है। किस में दिया गया है 54 में दिया गया है। लिमिट वोल्टेज लिमिटेशन जो दिया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 में दिया गया है। दूसरा हमारे पास लो वोल्टेज है प्लस मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए जो परमिसिबल वोल्टेज है जो वेरी कर सकता है वो है 5%, और जो मीडियम और हाई वोल्टेज के लिए रेंज है वह है 12.5%। कितनी है 12.5%। और यदि पूछे कि बताइए फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी है, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए परमिसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वह है 3%। 3% हम फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन कर सकते हैं। वो भी रेंज कितनी हो सकती है 50 हर्ट्ज के बीच में। कहाँ पर 50 हर्ट्ज के लिए। आगे देखिए एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज। स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज, लाइन को ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज। मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड वोल्टेज
वो स्टैंडर्ड वोल्टेज थी जिसको हम ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टैंडर्ड बनाते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज है, उस वोल्टेज को जिसको हम जनरेट करते हैं, स्टैंडर्ड जिसका हम यूज भी करते हैं, उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज। जनरेट जिस वोल्टेज को करा जा रहा है और फिर उसका उसी वोल्टेज पर यूज करा जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड, और उस वोल्टेज को बोलेंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज। होती है हमारे पास स्टैंडर्ड वोल्टेज। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज देखो, एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड वोल्टेज 6.6 केवी की, 6.6 केवी की, जो हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन पर यूज करी जाती है। यह ज़्यादातर यूज करी जाती है जो इंडस्ट्रियल होते हैं या फिर जो कंज्यूमर होते हैं, छोटे छोटे, या जो फैक्ट्री लगाते हैं, वो यूज करते हैं इस स्टैंडर्ड वोल्टेज का। तो जनरेशन वोल्टेज है कंज्यूमर है, ये क्या है, कंज्यूमर पावर से लिखिए, पावर, इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन है, इंडस्ट्रियल पावर हाउस, जो खुद के अपने पावर प्लांट चलाते हैं वो इनका यूज करते हैं। जैसे कि मिल्स, जो मिल्स होते हैं छोटे छोटे आदि, ऐसी उनमें फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्री होती हैं, इंडस्ट्रियल पावर हाउस होते हैं, वो खुद की अपने जनरेटर लगा के वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 6.6 केवी की। तो इसी वोल्टेज को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज। एक हमारे भारत में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज चलती है 11 केवी के लिए, भारत की जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी है, 11 केवी की। ये है इंडिया जनरेशन स्टैंडर्ड वोल्टेज। क्या है जी, इंडिया जनरेशन स्टैंडर्ड और वोल्टेज है ये। और यहाँ पर हो रही है इतनी पर वोल्टेज। यदि मैं 33 केवी की बात करूं तो 33 केवी जो यूज करी जाती है, जो जनरेट ही करी जाती है, वो अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में क्या करा जाता है, जो उनकी स्टैंडर्ड वोल्टेज है, वोल्टेज ही जो प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो सीधी 33 केवी पर करी जाती है। भारत में करी जाती है कितनी, 11 केवी पर। लेकिन जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पावर हाउस होते हैं या पावर इंडस्ट्री होती हैं, उनमें जो वोल्टेज खुद के जनरेटरों के द्वारा जनरेट करी जाती है 6.6 केवी की, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड वोल्टेज। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर यह यूज करी जाती है। अब देखिए कुछ और स्टैंडर्ड ही वोल्टेज हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वोल्टेज, प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड वोल्टेज, प्राइमरी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, कौन सी, प्राइमरी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। एक तो होती है 800 केवी, एक 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, और एक होती है 66 केवी। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड और वोल्टेज तो कितनी हो सकती है, 66 केवी और 33 केवी। और एक होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वोल्टेज। कितनी होती है, ये होती है लगभग में देखो 11 केवी, कितनी होती है 11 केवी। और दूसरी हो सकती है 6.6 केवी,
और 3.3 केवी और 1.1 केवी। ये सब वह वोल्टेज हैं जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वोल्टेज में आती है। और दूसरी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वोल्टेज ये होती है 415 केवी। लेकिन यदि 415 लिख के दिया है तो इसका मतलब है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। लेकिन यदि वो 230 लिख कर देता है तो ये जो है स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है और ना ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। तो याद रखना ये कंज्यूमर वोल्टेज है। कौन सी है भाई? ये कंज्यूमर वोल्टेज है। कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर स्टैंडर्ड वोल्टेज। और इसी में भी कहे ये है हमारे पास लाइन वोल्टेज। क्या है? लाइन वोल्टेज। यदि वह लिख के ये फेज वोल्टेज कौन सी है? ये फेज वोल्टेज लाइन के लिए ही कौन सी है? ये लाइन के लिए। यदि दो उनके बीच में पूछता तो ये हमारे पास वोल्टेज हो जाएगी। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितनी है? 415 वोल्ट। कितनी है? 415 वोल्ट। बाकी कंज्यूमर स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी है? 230। तो याद रखना, देखो यहाँ पर एक कंजप्शन ये है, अजप्शन है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज में 66 केवी भी है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में कितना है? ये हमारे पास 66 केवी भी है और 66 केवी ऊपर भी है और 66 केवी नीचे भी है। तो इसका मतलब है 66 केवी और 33 केवी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में भी कभी कभी 33 केवी आ जाती है। लेकिन ये अपनी स्थिति सब स्टेशन के अनुसार और ट्रांसमिट की गई पावर के अनुसार बदलती है। लेकिन जब भी बूझ लेता, एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कॉमन वोल्टेज कौन सी है। प्राइमरी वो लिख के देगा प्राइमरी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज और सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की कॉमन वोल्टेज कौन सी है? कॉमन वोल्टेज, तो ये याद रखना है कॉमन वोल्टेज कौन सी है इसमें? 66 केवी। लेकिन वो यदि कहे कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड वोल्टेज और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वोल्टेज की कॉमन वोल्टेज कौन सी है, ये है हमारे पास कॉमन वोल्टेज इन दोनों की। नहीं, ये दो है हमारे पास इन दोनों की कॉमन वोल्टेज। लेकिन वो कहे कि बताइए इसकी और इसकी कॉमन वोल्टेज कौन सी है, तो इसकी और इसकी कॉमन वोल्टेज बैठेगी 33 केवी। ये है हमारे पास कॉमन वोल्टेज। ये है हमारे पास कॉमन वोल्टेज। तो बात करते हैं इफिशियंसी और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी? इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन की। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन है। क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। सेंडिंग वोल्टेज Vs है और रिसीविंग वोल्टेज Vr है। सेंडिंग करंट Is है और रिसीविंग करंट IR है। तो देखिए, यदि मैं निकालना चाहता हूँ क्या? इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए आउटपुट पर कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है मुझे? Vr। इनपुट पर कितना हो रहा है? Vs। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 100। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज में ही लिखना हो तो Vr है मेरे पास, तो Vs माइनस का P लॉसेज लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। जो मेरे पास लॉसेज हो रहे हैं तो Vr मिलेगा और मुझे मैं कितना लिख सकता हूँ? अपॉन का Vs। या फिर मैं इसको इतना लिख सकता हूँ 1 माइनस, देखो इसको 1 कर सकता हूँ, 1 माइनस का P लॉसेज और बटे Vs और इंटू 100। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी टर्म को तोड़कर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास कितना है? Vr अपॉन का, इसको लिख सकता हूँ मैं Vr प्लस P लॉसेज अब के नीचे कर सकता हूँ मैं और इंटू 100 और इंटू 100। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का Vr अपॉन का P लॉसेज भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको और भी लिखा जा सकता है और इंटू 100। यदि चाहो तो आप इसकी इसमें भी गुणा कर सकते हो ऐसे कि PL ये मेरे पास है लॉसेज और प्लस का ये मेरे पास कितना है? Vr और अपॉन का मैं इसको लिख सकता हूँ PL।
लॉसेज और इनटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 100। मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ। ये सब क्या दिखाते हैं, इफिशियंसी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं भाई, इफिशियंसी को दिखाते हैं। किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। एक मेरे पास होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन, जब कभी तुम वोल्टेज रेगुलेशन को दिखाओगे तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है, उसमें परसेंटेज जो होता है रेगुलेशन, जितना मैंने वोल्टेज सेंड करा, जितना मुझे प्राप्त हुआ, जितना मुझे प्राप्त हुआ। और ध्यान रखना इसमें एक ही कंफ्यूजन है, हम जो इफिशियंसी निकालते हैं वोल्टेज भाग देते हैं सेंडिंग वोल्टेज से, लेकिन रेगुलेशन निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा आर से, वी आर से, जो हमें वोल्टेज प्राप्त हुई है। वोल्टेज रेगुलेशन बताता है कि कितना फ्लक्चुएशन लोड डालने के बाद या कितना वोल्टेज हमारा कम हो गया है, कितना वोल्टेज वेरी कर गया है, उसे बोला जाता है रेगुलेशन। जो रेगुलेट करा हुआ वोल्टेज है विद लोड, लोड के साथ या लोड डालने पर जो वोल्टेज रेगुलेट करा है उसे बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। देखो मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, वी एस लिख सकता हूँ और अपॉन का लिख सकता हूँ इसे वी आर, और माइनस का 1 भी लिख सकता हूँ परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100। यदि मैं वी एस माइनस वी आर ध्यान से देखूं तो ये पी एल लॉसेज को भी तो डिफाइन कर रहे हैं, और अपॉन का मैं लिख सकता हूँ इसे वी आर। एक फॉर्म इसकी ये भी बन सकती है। बाकी ये मेरे पास है ही वी एस अपॉन का वी आर माइनस का 1 और पी लॉसेज अपॉन वी आर और इंटू 100। ये किसको रिप्रेजेंटेशन देता है, वोल्टेज रेगुलेशन को। ये रिप्रेजेंटेशन देता है इफिशियंसी को। इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी एस माइनस का लॉसेज माइनस करके और अपॉन पर वी एस, तो 1 माइनस का पी लॉसेज और अपॉन का वी एस इंटू 100 भी लिखा जा सकता है। और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वी एस माइनस का वी आर और इंटू कर सकता हूँ 1 माइनस का वी एस और अपॉन का वी आर और माइनस 1 और इंटू 100, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ पी लॉसेज और अपॉन वी आर और इंटू 100। ये किसको रिप्रेजेंटेशन देता है, वोल्टेज रेगुलेशन को, और ये देता है किसको, इफिशियंसी को। तो बात करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज हाई करने से या वोल्टेज बढ़ाने से क्या क्या फायदे हैं और क्यों ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज इंक्रीज करी जाती है। तो बात करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करने के एडवांटेज क्या हैं। तो हाई वोल्टेज प्रयोग करने के हमारे पास क्या क्या फायदे हैं, देखिए एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन। एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन। इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज करने के क्या फायदे हैं, ट्रांसमिशन करने के ट्रांसमिशन लाइन में क्या फायदे हैं। देखो पहला जो फायदा है, मैं जानता हूं कि पावर हमारे पास क्या होती है, वी इंटू आई और इंटू कॉस फाई। यदि मैं यहाँ से करंट के लिए बात करूँ, किसके लिए, करंट के लिए, तो आई बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, पी अपॉन का और वी इंटू कॉस फाई, वी इंटू कॉस फाई। देखिए यदि मैं वोल्टेज को ज़्यादा रखता हूँ तो करंट कम हो जाती है, तो आई प्रीपोजनल टू आई डी प्रीपोजनल टू 1 अपॉन का वी। ठीक, तो आई बराबर मेरे पास क्या होता है, ये देखो इसी में चलने दीजिए, आई बराबर कितना होता है, वी अपॉन का प्रीपोजनल टू लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन का वी। थोड़ी देर के लिए इसे हाइड करिए, कितना है मेरे पास 1 अपॉन का आर प्रीपोजनल टू 1 अपॉन का वी। आर को लिख सकता हूँ मैं, आर को रो इंटू एल अपॉन का ए। आगे से देखिए आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो इंटू एल अपॉन का ए, तो 1 अपॉन में लिख लीजिए इसको 1 अपॉन और रो इंटू एल अपॉन का ए प्रीपोजनल टू 1 अपॉन का वी। तो मैं ए को ऊपर ले जाऊं तो ए को ऊपर ले जाने पे कितना आएगा, ए अपॉन का रो इंटू एल प्रीपोजनल टू 1 अपॉन का वी, और रो और एल को हाइड करिए तो ए प्रीपोजनल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन का वी या 1 अपॉन का वी। तो देखिए यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ये एरिया किसका है, वायर का, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये है मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, किसका, वायर का। तो देखिए यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ए डी प्रिपोर्शनल टू कितना है, वी। यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो मैं कम डायर के एरिया को यूज कर सकता हूँ। तो वोल्टेज बढ़ाओ और किसको कम करो, और यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो कम एरिया के वायर को यूज कर सकता हूं। वोल्टेज बढ़ाओ और एरिया घटाओ, किसका, वायर का। तो ज़्यादा वोल्टेज प्रयोग करने से जो मेरे ट्रांसमिशन लाइन में वायर है मैं उसको कम एरिया का यूज कर सकता हूँ। इससे किसकी बचत होती है, देखिए यदि मेरे पास वोल्टेज है, यदि मान लीजिए मैंने V इंटू एल की मल्टीप्लाई करी तो A इंटू एल, तो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम बन जाएगा। मैं इसको वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होएगा उतना ही कम मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किस में है ये, प्रीपोजनल में है। किस में है ये, प्रीपोजनल में है। देखिए यदि मेरे पास एल है, मान लीजिए मैं ए इंटू एल की गुणा करता हूँ और प्रीपोजनल टू 1 का वी, तो एल मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ध्यान रखिए वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये सारा का सारा टर्म नहीं घटेगा, इसको थोड़ी देर के लिए जो हाइड कर लीजिए। तो ए इंटू एल प्रीपोजनल टू 1 का वी, और ये ए इंटू एल क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मैं 1 का वी। तो ध्यान कीजिए यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो तार में लगने वाला जो वॉल्यूम है या तार की मात्रा उसको भी घटाया जा सकता है। दूसरा, यदि देखो यहाँ से वोल्टेज बढ़ता तो करंट कम होती है, तो करंट कम होती है तो आई स्क्वायर आर क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं हमारे पास, लॉसेज। तो जब करंट कम होगी तो लॉसेज भी कम होंगे। एक होता हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप देखिए, वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू जेड। जब मेरे पास आई की वैल्यू कम है तो आई इंटू जेड की भी वैल्यू कम होगी, तो उसी कंडीशन में ड्रॉप की भी वैल्यू कम होगी। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वह भी क्या होंगे, कम होंगे। और रेगुलेशन क्या होता है मेरे पास, रेगुलेशन होता है आई इंटू जेड और अपॉन का वी आर, आई इंटू जेड और अपॉन का वी आर। तो ध्यान करिए यदि वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही बेटर प्राप्त होगा मुझे जितनी करंट कम होगी। तो यहाँ से देखिए करंट कम है तो आई इंटू जेड की भी वैल्यू कम है, तो आई इंटू जेड की भी वैल्यू कम है, तो परसेंटेज आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर प्राप्त होएगा उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हम वोल्टेज ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफिशियंसी जो होती है वह होती है पी आर अपॉन का, कितनी होती है, पी आर अपॉन का पी आर और प्लस का पी लॉसेज। क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। तो इनपुट मैंने लॉसेज जोड़ के लिख दिया। तो ध्यान करिए जितने ये लॉसेज कम होंगे, करंट कम होएगी तो लॉसेज भी घटे, लॉसेज घटे तो इससे डिवाइड करेंगे वो वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा आएगी। जितनी वैल्यू नीचे की कम होएगी ऊपर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब यह होएगा कि यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो उस वोल्टेज बढ़ाने की कंडीशन में करंट भी घटती है। तो करंट घटेगी तो इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगी। उस रेशो में इफिशियंसी बढ़ जाएगी।